आज की कहानी सुनते समय मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, इसे कहानी मत समझना, क्योंकि यह कहानी नहीं है। यह उन गलतियों का हिसाब है जिन्हें आज का समाज सब चलता है कहकर मिट्टी में दबा देता है। आज की कहानी हमें ले जाएगी उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे देवपुरा में। देवपुरा, जहां सुबह मंदिर की घंटियां बजती है, शाम को खेतों में धुंध उतरती है और रात को हर घर अपने अपने राजों के साथ खामोश हो जाता है। इसी कस्बे में रहते थे काव्या और अद्वैत। काव्या घर की सबसे छोटी बेटी, माँ बाप की उम्मीद और समाज की इज्जत का बोझ, जिसके कंधों पर बिना पूछे डाल दिया गया था। अद्वैत खुद को बहुत समझदार समझने वाला, हर चीज को मजाक में उड़ाने वाला और यह मानने वाला कि जिंदगी में हर गलती सेट की जा सकती है। दोनों की उम्र ऐसी थी जहां शरीर तेज चलता है लेकिन दिमाग पीछे रह जाता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत मासूम था। स्कूल के बाद थोड़ा रुक जाना, फोन पर देर तक बातें और एक दूसरे को यह भरोसा दिलाना, हम अलग हैं, हमसे ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन गलती कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वह धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बनाती है और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। काव्या और अद्वैत ने भी यही किया। जिस रिश्ते को उन्हें समझना था उसे उन्होंने खेल समझ लिया और इसी खेल में एक तीसरा भी आ गया, एक ऐसा मेहमान जिसे उन्होंने कभी नाम नहीं दिया, लेकिन जिसने बाद में उन दोनों की पूरी जिंदगी अपने नाम लिख ली। देवपुरा में समय वैसे तो बहुत धीरे चलता था। सुबह खेतों में हलचल, दोपहर में सन्नाटा और शाम ढलते ही हर गली में फुसफुसाहटें। काव्या और अद्वैत का रिश्ता अब सिर्फ नजरें मिलाने तक सीमित नहीं था, अब उनके बीच खामोशी में भी बातें होने लगी थी। स्कूल से लौटते वक्त अगर रास्ते में कोई मिल जाता तो दोनों के दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती। काव्या को यह सब कभी कभी गलत लगता था, लेकिन हर बार अद्वैत की एक मुस्कान उसके सारे डर को कमजोर कर देती। अद्वैत हमेशा यही कहता, इतना मत सोचो काव्या, आजकल सब ऐसा करते हैं, हम कोई अपराध थोड़ी कर रहे हैं। और काव्या हर बार खुद को यही समझाती, शायद वह सही कह रहा है। धीरे धीरे मुलाकातों की जगह बदली। अब वे खुले रास्तों से हटकर खेतों के बीच बने पुराने ट्यूबवेल के पास मिलने लगे। वहां हवा भी कुछ भारी सी लगती थी। शाम होते होते चारों तरफ एक अजीब सी नमी और ठंडक छा जाती। पहली बार जब काव्या ने अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस किया तो वह वहीं थी। ट्यूबवेल के पास एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई और भी है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने उस एहसास को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन अद्वैत कुछ ज्यादा ही उतावला था। उसकी बातें अब पहले जैसी मासूम नहीं थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। काव्या ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, आज घर जल्दी जाना है, लेकिन अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस एक पल में काव्या का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। वह चाहती थी कि कोई उसे रोक ले, कोई आवाज, कोई संकेत, लेकिन वहां सिर्फ दोनों थे और एक खामोश अंधेरा। उस दिन एक ऐसी रेखा पार हुई जिसे पार करने के बाद वापस लौटना कभी आसान नहीं होता। जब काव्या घर लौटी तो उसने आईने में खुद को देखा। वह वही थी, लेकिन फिर भी वह वही नहीं थी। उसे पहली बार अपने ही साए से डर लगा। कुछ हफ्तों बाद काव्या के भीतर अजीब से बदलाव आने लगे। सुबह सुबह मतली, थकान और दिल में बिना वजह की घबराहट। मां ने पूछा तो उसने कह दिया, पढ़ाई का दबाव है, लेकिन सच उसकी आंखों में धीरे धीरे उतर रहा था। एक दिन स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अचानक चक्कर आया। अगर सहेली ने उसे पकड़ न लिया होता तो वह गिर ही जाती। उस रात काव्या को नींद नहीं आई। उसे बार बार एक सपना दिख रहा था, एक छोटा सा अंधेरा जिसमें कोई रो रहा था। रोने की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दिल चीर देने वाली। हर बार जब वह आवाज कान के पास आती, काव्या की आंख अपने आप खुल जाती और हर बार कमरे में कुछ नहीं होता, लेकिन सन्नाटा
सामान्य नहीं था, जैसे कोई देख रहा हो। अगले दिन काव्या ने अद्वैत को सब बता दिया। अद्वैत पहले हंस दिया, फिर थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, इतना मत घबराओ, आजकल ये सब बहुत नॉर्मल है। उसका ये शब्द नॉर्मल काव्या के दिल में चुभ गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि अब डर सिर्फ समाज का नहीं था। डर था उस अनदेखी चीज का जो धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना रही थी। और उसी रात काव्या ने अपने पेट पर हाथ रखकर बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तू है तो माफ करना। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। समय के साथ काव्या के शरीर में होने वाले बदलाव अब उससे छुपाए नहीं छुप रहे थे। सुबह की ठंडक में भी उसे पसीना आने लगा था। खाना देखते ही मन उलटने लगता और रात होते ही उसके दिल में एक अनजाना डर घर कर जाता। ऐसा डर जो किसी से कहा नहीं जा सकता था। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती कि क्या सच में वह वही लड़की है जो कुछ महीने पहले तक हंसते खेलते स्कूल जाया करती थी। उसके हाथ बार बार अपने पेट पर चले जाते और हर बार उसे ऐसा लगता जैसे भीतर कुछ हल्का सा हिल रहा हो। लेकिन फिर वह खुद को समझाती कि यह उसका वहम है, डर का असर है। लेकिन सच ये था कि उसके भीतर एक नई जिंदगी पनप रही थी और उसी के साथ पनप रहा था एक ऐसा अंधेरा जो आने वाले समय में सब कुछ निगल लेने वाला था। जब उसने यह बात आखिरकार अपनी मां से छुपाते छुपाते पिता तक पहुंचने दी, तो घर का माहौल एक पल में बदल गया। जहां पहले बातें होती थी, वहां अब सन्नाटा था। जहां हंसी थी, वहां अब सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती थी। डॉक्टर के कमरे में बैठी काव्या की उंगलियां कांप रही थी और जब रिपोर्ट सामने आई तो जैसे पूरे घर की नींव हिल गई। शब्द ज्यादा नहीं बोले गए, लेकिन नजरों में सब कुछ साफ था। इज्जत, समाज, शादी, जात, लोग क्या कहेंगे, ये सारे शब्द बिना बोले ही कमरे में घूम रहे थे। काव्या की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन पिता की आंखों में डर था। वही डर जो इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। उसी रात घर के अंदर धीमी आवाजों में बातें हुई। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी, लेकिन फैसले खुलेआम लिए जा रहे थे और काव्या चुपचाप एक कोने में बैठी सब सुन रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस गलती को अद्वैत नॉर्मल कह रहा था, उसकी कीमत सिर्फ वही नहीं बल्कि कोई और भी चुकाने वाला है। जब गर्भ गिराने की बात सामने आई तो उसके शरीर में ठंड उतर गई। वह कुछ कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। और उसी रात जब वह बिस्तर पर लेटी तो उसे पहली बार साफ साफ एक रोने की आवाज सुनाई दी। यह कोई सपना नहीं, ये कोई कल्पना नहीं थी। वह आवाज बहुत पास से आ रही थी, जैसे कोई बहुत छोटा, बहुत कमजोर, बहुत असहाय उसे पुकार रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कंबल में मुंह छुपाकर खुद से कहा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जो खत्म होने वाला है वह सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। और आत्माएं जब अधूरी रह जाती है तो वे सिर्फ जाती नहीं है, वे लौटती है और लौटकर हिसाब मांगती है। जिस रात काव्या को शहर के छोटे से क्लिनिक में ले जाया गया, उस रात देवपुरा की हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। रास्ते भर कार के शीशों के बाहर अंधेरा पसरा हुआ था और अंदर काव्या के दिल में उससे भी गहरा अंधेरा उतर चुका था। उसकी मां उसका हाथ पकड़े बैठी थी, लेकिन उस पकड़ में सुकून नहीं बल्कि मजबूरी थी। डॉक्टर के कमरे में तेज रोशनी थी जो आंखों को चुभ रही थी और मशीनों की आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे किसी गहरे कुएं से आती हुई गूंज। काव्या लेटी हुई थी, आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी को देख नहीं रही थी। उसके कानों में बार बार वही हल्की रोने की आवाज गूंज रही थी, जो अब किसी सपने जैसी नहीं बल्कि बहुत असली लगने लगी थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। जब डॉक्टर ने प्रक्रिया शुरू की तो काव्या ने अचानक अपने पेट में एक तेज झटका महसूस किया। वह दर्द नहीं था, वह डर था। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से उसे पुकारा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बिना आवाज के होठ हिलाकर कहा, माफ कर देना। लेकिन उस माफी का कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ कमरे की लाइट एक पल के लिए हल्की सी फड़फड़ाई और हवा अचानक भारी हो गई। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने उसे तकनीकी खराबी समझ लिया।
लेकिन काव्या ने साफ महसूस किया कि उस पल कुछ टूट गया है, कुछ छूट गया है, कुछ पीछे रह गया है। प्रक्रिया खत्म होने के बाद उसे बताया गया कि अब सब ठीक है, सब सेफ है, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह रात अपने कमरे में लौटी, उसकी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आधी रात के आसपास उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कान पूरी तरह खुले हुए थे और तभी उसने साफ साफ सुना एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज जो किसी शब्द को पूरा नहीं कर पा रही थी, जैसे बोलना सीख रही हो। वह आवाज बार बार उसी एक भाव में अटकी हुई थी, दर्द, शिकायत और तड़प के बीच। काव्या का शरीर पसीने से भीग गया। उसने कंबल कस कर पकड़ लिया और खुद से कहा कि यह सब उसका वहम है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे कमरे के कोने में अंधेरे के भीतर एक हल्की सी हरकत दिखाई दी। कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस अंधेरे का थोड़ा सा गाढ़ा होना, जैसे वहां कुछ खड़ा हो, उसे देख रहा हो। उसकी सांस तेज हो गई और उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में फंस गई। और उसी पल उसे साफ एहसास हुआ कि जो हुआ है वह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वहीं से शुरू हुआ है। क्योंकि शरीर से निकाली गई चीज सिर्फ एक देह थी, लेकिन जो पीछे छूट गया था वह एक अधूरी आत्मा थी। और अधूरी आत्माएं कभी चुप नहीं होती। वह इंतजार करती है सही समय का, सही डर का और सही हिसाब का। समय ने बाहर से सब कुछ सामान्य बना दिया था। देवपुरा वही था, लेकिन काव्या अब वैसी नहीं रही थी। कुछ सालों बाद उसकी शादी पास के ही कस्बे नारायणपुर में रहने वाले समीर से कर दी गई थी। और लोग यही कह रहे थे कि लड़की की किस्मत अच्छी है, घर ठीक है, लड़का समझदार है, अब सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद शुरू के कुछ महीने सच में शांति से बीते। काव्या ने भी खुद को समझाया कि जो हुआ था वह पीछे छूट चुका है, अब नई जिंदगी है, नई शुरुआत है। लेकिन हर रात जब समीर गहरी नींद में चला जाता तो काव्या की आंखें अपने आप खुल जाती और वह अंधेरे में छत को देखते हुए बुदबुदाती, अब तो छोड़ दे, अब तो सब ठीक है। और जैसे ही वह यह कहती, कमरे की हवा अचानक ठंडी हो जाती। पंखा चल रहा होता, लेकिन फिर भी उसे लगता जैसे कोई बहुत पास खड़ा सांस ले रहा हो। एक रात समीर ने नींद में करवट बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम कांप क्यों रही हो काव्या? और काव्या ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस सपना देखा। लेकिन वह सपना नहीं था, क्योंकि उसी पल उसे साफ साफ अपने कान के पास एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। इतनी हल्की कि कोई और न सुन सके। मुझे छोड़कर कैसे सो गई? काव्या का शरीर सख्त हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन दोहराने लगी, यह वहम है, यह वहम है। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा साफ, थोड़ी शिकायत के साथ, जब तुमने मुझे बुलाया था तब मैं आया था, अब तुम मुझे भूल गई। अगले दिन काव्या की हालत बदली बदली थी। समीर ने पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, शायद कमजोरी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब वह आवाज सिर्फ रात तक सीमित नहीं रही थी। दिन में भी कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। रसोई में काम करते हुए अचानक कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती, यह घर भी मेरा हो सकता था। और वह चौंककर पीछे देखती तो वहां कुछ नहीं होता। कुछ महीनों बाद जब काव्या ने समीर से धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, अगर कभी बच्चा ना हो तो समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पागल, सब हो जाएगा, डॉक्टर है, दवाइयां हैं। लेकिन उसी पल काव्या ने अपने भीतर एक ठंडी हंसी महसूस की, जैसे किसी और ने उस जवाब पर प्रतिक्रिया दी हो। और उस रात पहली बार उसे सपना नहीं बल्कि एक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक छोटा सा साया बैठा है, घुटनों के बल, सिर झुकाए हुए, और बिना मुंह खोले वही आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी, मैं बड़ा हो जाता, तुम्हें मां कहता, लेकिन तुमने मुझे रास्ते में ही रोक दिया। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले और उसके मुंह से अपने आप निकला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। और उसी पल उस साए की आवाज पहले से ज्यादा ठंडी और सख्त हो गई, गलती नहीं थी, ये तुम्हारा फैसला था।
और उसी क्षण काव्या को समझ आ गया कि जिसने एक बार जन्म लेने का अधिकार छीन लिया हो, उससे माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। क्योंकि अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक वापसी थी, और यह वापसी हिसाब लेने के लिए थी। समय बीतता गया, लेकिन काव्या के भीतर का डर किसी घड़ी की सुई की तरह वहीं अटका रह गया। शादी के 1 साल बाद जब डॉक्टर ने बहुत सामान्य लहजे में कहा कि अब खुशखबरी की उम्मीद है, तो समीर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लेकिन काव्या के भीतर जैसे किसी ने बहुत जोर से सांस खींच ली हो। उसने डॉक्टर के कमरे से निकलते ही मन कहा, नहीं, अब नहीं। और उसी रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी, पेट पर हाथ रखे हुए, तो वही जानी पहचानी ठंडक कमरे में उतर आई। इस बार आवाज छुपी नहीं थी, इस बार वह सीधी उसके भीतर गूंजी। अब मुझे क्यों रोक रही हो? काव्या ने कांपते होठों से कहा। मैंने बहुत भुगत लिया, अब मुझे चैन से जीने दे। और जवाब में पहली बार उस आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकी हुई उदासी थी। चैन? जब मुझे रास्ते में ही रोक दिया गया था, तब क्या मुझे चैन मिला था? काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बिस्तर पर बैठ गई। उसने धीमे धीमे कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं डर गई थी। और उसी पल हवा जैसे भारी होकर रुक गई। कमरे के कोने में वह साया पहले से साफ दिखने लगा। अब वह सिर्फ अंधेरा नहीं था, अब उसमें एक आकार था, छोटा सा, अधूरा सा। और उसी आकार से आवाज आई, डर तुमने चुना था, अंधेरा मैंने नहीं। काव्या ने पहली बार पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें? और उस सवाल के साथ ही कमरे की दीवारों पर जैसे ठंडक रेंगने लगी। आवाज अब बहुत शांत थी, बहुत स्पष्ट। मुझे जीना था, और अब अगर मैं नहीं जी सका तो तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगा। काव्या का शरीर सुन्न हो गया। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर मैं माफी मांगू तो? और उस आत्मा ने बहुत धीरे से कहा, जैसे कोई बहुत पुराना सच बता रहा हो, माफी वहां मांगी जाती है जहां गलती पलटी जा सके, यहां तो सिर्फ हिसाब बचा है। उसी रात काव्या को तेज दर्द उठा। समीर घबरा गया। घर में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल की तेज लाइटें, डॉक्टरों की आवाजें, और फिर वही एक शब्द जो काव्या के कानों में हथौड़े की तरह पड़ा, बच्चा नहीं बच पाया। उस पल काव्या रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस खाली आंखों से छत को देखती रही। और उसी सफेद रोशनी में उसने पहली बार उस आत्मा को पूरी तरह देखा। वह उसके सामने खड़ा था, कोई राक्षस नहीं, कोई डरावना चेहरा नहीं, बस एक बहुत छोटा, बहुत शांत अस्तित्व, जिसने बिना होंठ हिलाए कहा, अब हम बराबर हैं। और उसी क्षण वह गायब हो गया। महीनों बाद लोग कहने लगे कि काव्या बहुत चुप रहने लगी है। वह हंसती नहीं, बातें कम करती है, कभी कभी रात में उठकर खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरे में देखती रहती है। और अगर कोई पूछ ले तो बस इतना कहती है, कुछ आवाजें होती हैं जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। देवपुरा में आज भी लोग कहते हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जो माफ नहीं होती, उन्हें बस भुगता जाता है। और काव्या की कहानी उसी सच्चाई की याद है, क्योंकि कुछ शाप जन्म के बाद नहीं, फैसले के साथ पैदा होते हैं। काव्या की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म होती ही नहीं। वे बस हमारे आसपास खामोशी बनकर रह जाती है, कभी किसी बंद कमरे की ठंडक में, कभी आधी रात के सन्नाटे में, कभी उस सवाल की तरह जो हम खुद से नहीं पूछना चाहते। आज समाज बहुत आसानी से कुछ चीजों को नॉर्मल कह देता है, रिश्तों को खेल बना देता है, फैसलों को मजाक समझ लेता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि हर फैसला सिर्फ जिंदगी नहीं बदलता, वह किसी और की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म भी कर सकता है। और जब किसी को बिना बोले ही मिटा दिया जाता है, तो वह मिटता नहीं है, वह इंतजार करता है सही समय का, सही डर का और सही हिसाब का। काव्या ने जो सुना वह कोई कल्पना नहीं थी, वह उन आवाजों की गूंज थी जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच अटकी रह जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि सब चलता है, तो एक पल रुककर सोचना, क्योंकि कुछ चीजें चलती नहीं है, वे पीछे छूट जाती है और फिर लौटकर चलने वालों का रास्ता रोक लेती है। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो समझिए डर कहानी में नहीं था, डर उस सच में था जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
मैं हूं अंट्रिक और आप देख रहे थे अंट्रिक ज्ञान। ऐसी ही सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है।